नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन मेहता पीएसपी की डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम बॉटनी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम आज का जो वीडियो है हमारा वो है बॉटनी थर्ड ईयर के सेकंड पेपर का सेकंड यूनिट, जिसमें हम टॉपिक ले रहे हैं प्रकाश संश्लेषण उपकरण या प्रकाश संश्लेषण का स्थल। आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, फोटोसिंथेटिक प्लेस, या हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस जहाँ पर होता है वो प्लेस क्या है प्लांट्स के अंदर, कहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो इसका एड्रेस मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, लेकिन आज फिर हम बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण के उपकरण या प्रकाश संश्लेषण के स्थल के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो एक प्रकाश ऊर्जा जिसमें रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ओके, और ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें प्रकाश का जो अवशोषण है वो मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में। क्लोरोफिल जो कि एक मुख्य वर्णक है, कैरेटिनॉइड्स और फाइकोबिलिन, इनके द्वारा प्रकाश का अवशोषण किया जाता है और ये अवशोषित प्रकाश जो होता है वो बाद में रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ओके, तो ये सभी जो वर्णक होते हैं, ये मैंने जो बताया आपको, क्लोरोफिल, कैरेटिनॉइड्स, फाइकोबिलिन्स, हम इस पर एक अलग क्लास लेंगे विभिन्न प्रकार के पिगमेंट्स पे। तो ये तीन तरह के जनरली होते हैं, क्लोरोफिल, कैरेटिनॉइड्स और फाइकोबिलिन्स। क्लोरोफिल पिगमेंट को प्रमुख पिगमेंट माना जाता है, मुख्य वर्णक माना जाता है, और उसके सहायक वर्णकों के रूप में कैरेटिनॉइड्स और फाइकोबिलिन्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। पर अब बात ये आती है कि ये जो वर्णक है वो पादप में कहाँ पर पाए जाते हैं। क्या ये पादप के अंदर ऐसे ही मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं? तो नहीं, पादप में ये सभी वर्णक जो होते हैं वो हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं। अब हरित लवक क्या है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि हरित लवक एक प्रकार का लवक है, एक प्रकार का प्लास्टिड है, जो कि प्लांट सेल का एक कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर फिनोमिनन्स कैरेक्टर हम कह सकते हैं, या एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक है कि प्लांट सेल के अंदर हम प्लांट सेल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एनिमल सेल से इस ऑर्गेनेल्स के बेस पे। तो हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट या जिसे हम कहते हैं, ये एक तरह का क्या है, लवक है, एक तरह का प्लास्टिड है। जनरली प्लांट्स के अंदर तीन तरह के लवक पाए जाते हैं। ओके, ये लवक तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से लवक होते हैं? तो जनरली हम जब भी प्लास्टिड की बात करते हैं, प्लास्टिड्स प्लांट्स के अंदर तीन तरह के हो सकते हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारा टॉपिक क्लोरोप्लास्ट है, न कि प्लास्टिड है, बट इसलिए क्योंकि हमारे नॉलेज में होना चाहिए कि क्लोरोप्लास्ट वास्तव में क्या है। तो जनरली प्लांट सेल के अंदर, प्लांट्स के अंदर तीन तरह के प्लास्टिड्स पाए जाते हैं अलग अलग तरह की कोशिकाओं के अंदर, जो कि सबसे पहले हम बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट, जिसे हम कहते हैं अवर्णी लवक या कलरलेस पिगमेंट कहते हैं, इसको प्लास्टिड कहते हैं, कलरलेस प्लास्टिड। दूसरा जो टाइप है वो है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट जिसे हम कहते हैं वर्णी लवक। ओके, और तीसरा जो प्रकार है, तीसरा जो टाइप है प्लास्टिड का वो है क्लोरोप्लास्ट, जिसे हम कहते हैं हरित लवक। तो इस तरह से प्लांट्स सेल के अंदर ये तीन तरह के लवक पाए जा सकते हैं, उपस्थित हो सकते हैं। जनरली अगर हम ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो ये कलरलेस होते हैं, यानी वाइट या कलरलेस तरह के होते हैं। जैसा कि अगर हम बात करें तो ये जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं उनका मुख्य कार्य होता है खाद्य पदार्थों का संचयन करना, इस वजह से इसे हम संचयकारी लवक भी कहते हैं। और जनरली ये मूलों और पादप के संचयकारी भागों जैसे फलों के अंदर देखने को मिलते हैं। जैसे अगर आपने देखा होगा, फल है तो फल का जो गूदा होता है वो कलरलेस होता है, जो कि ल्यूकोप्लास्ट से बना हुआ होता है। उसी तरह से जड़ें जो होती हैं वो उसकी जो सेल्स होती हैं उनमें जो प्लास्टिड होते हैं वो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, और ये भोज्य पदार्थों के संचयन के लिए जिम्मेदार होते हैं। ओके, किस तरह का भोज्य पदार्थ ये संचयन करते हैं उस आधार पर यहाँ पर अलग अलग तरह के ल्यूकोप्लास्ट हो सकते हैं। एमाइलोप्लास्ट जो कि स्टार्च का संचयन करता है, इलियोप्लास्ट जो कि लिपिड या फैट्स या वसा का संचयन करता है, और तीसरा जो है प्रोटीनोप्लास्ट
या जिसे हम कहते हैं प्रोटीन का संचय करने वाले प्लास्टिड। तो ये 3 तरह के ल्यूकोप्लास्ट जनरली प्लांट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, एक तो है एमाइलोप्लास्ट, दूसरा इलियोप्लास्ट और तीसरा प्रोटीनोप्लास्ट। तो इस 3 तरह के प्लास्टिड्स जनरली ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो प्लांट्स के अंदर देखने को मिलते हैं, और इन तीनों तरह के प्लास्टिड्स का या लवकों का अपना अपना रोल होता है। जैसे एमाइलोप्लास्ट एमाइलेज यानी स्टार्च, एमाइलम या स्टार्च को संचयित करता है। इलियोप्लास्ट लिपिड या वसा को संचयित करता है। एमाइलोप्लास्ट का एग्जाम्पल देखें हम, आलू जिसमें प्रचुर मात्रा में स्टार्च भरा हुआ रहता है। उसी तरह से इलियोप्लास्ट की हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे तेल का स्टोरेज करने वाले, जैसे कैस्टर आपने सुना हुआ है, अरंडी के अंदर प्रचुर मात्रा में तेल पाया जाता है जो कि एक वसा है, एक फैट है। तो ये इलियोप्लास्ट जो होते हैं वो लिपिड्स या तेल को संचित करते हैं, इस वजह से इनको इलियोप्लास्ट कहते हैं। और तीसरा जो प्रोटीनोप्लास्ट है जो कि प्रोटीन का संचयन करते हैं। तो प्रोटीन जैसे दालें जो हैं, पल्सेस जो हैं, इन पल्सेस जैसे चने की दाल है, मूंग की दाल है, तो इन दालों के अंदर प्रोटीन रिच होता है। इनका जो भोजन संचित रहता है वो प्रोटीन के रूप में होता है, तो इसे हम कहते हैं प्रोटीनोप्लास्ट। इनमें जो लवक होगा, ल्यूकोप्लास्ट होगा या अवर्णी लवक जो पाया जाता है वो है ल्यूकोप्लास्ट कहलाएगा। दूसरा जो है वो है वर्णी लवक। वर्णी लवक जो होता है जिसे हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। क्रोमोप्लास्ट यानी नाम से ही क्लियर है, क्रोमो का मतलब रंग या कलर, या प्लास्टिड का मतलब प्लास्ट का मतलब प्लास्टिड। तो ऐसे प्लास्टिड जो प्लांट के विभिन्न भागों को एक निश्चित रंग प्रदान करते हैं। जैसे अगर हम बात करें फूलों का जो रंग होता है, फूलों का रंग किसकी वजह से होता है, तो क्रोमोप्लास्ट की वजह से हो सकता है। ये लाल, पीला, नीला, सफ़ेद जो भी है, तो ये किसकी वजह से है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से है। दूसरा क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो फलों के अंदर भी देखने को मिलते हैं। जैसे टमाटर लाल रंग का है, ऑरेंज रंग का, ऑरेंज यानी नारंगी रंग का होता है। तो ये सभी रंग जो होते हैं ये किसकी वजह से हैं, क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। फूलों, फलों आदि का रंग जो होता है, और ये जनरली प्लांट्स के अंदर क्या रोल प्ले करते हैं, तो इनका रोल जो होता है ये एनिमल्स को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। जैसे फ्लावर के अंदर हम बात करें तो फ्लावर के डिफरेंट कलर जो होते हैं फ्लावर्स को पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करते हैं। उसी तरह से फ्रूट्स जो होते हैं उनके जो कलर होते हैं, उनका जो टेस्ट होता है, फ्रूट का जो कलर होता है वो डिस्पर्सल यानी सीड डिस्पर्सल यानी बीज के प्रकीर्णन के लिए आवश्यक होता है। तो इस तरह से ये जीवों को या जंतुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करते हैं। ये जो रंग होते हैं, विशिष्ट रंग जो होते हैं, और ये रंग किसकी वजह से होते हैं, तो ये वर्णी लवकों की वजह से यानी क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। तीसरा और महत्वपूर्ण लवक जो कि प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है, और ये जनरली प्लांट्स की ग्रीन प्लांट्स पार्ट्स में ही देखने को मिलता है, यानी पादप के हरे भाग। जैसे अगर आप देखोगे तो पत्तियों के अंदर और कुछ युवा तनों के अंदर हमको ये लवक देखने को मिलते हैं। इनके नाम से भी क्लियर है, हरित का मतलब हरा या ग्रीन कलर, और लवक यानी प्लास्टिड। तो ऐसे प्लास्टिड जिनका रंग या जिनके कारण हरे रंग का प्रदर्शन होता है, या हम कह सकते हैं कि जो प्लांट्स के अंदर हरे रंग के भागों में पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। या ये भी कह सकते हैं कि इन हरित लवकों की वजह से ये प्लांट के ये पार्ट जो होते हैं, जैसे पत्तियाँ है, तरुण तने हैं, ये हरे रंग के दिखाई देते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, या हम कह सकते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि ये प्लांट्स के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य के लिए जिम्मेदार होता है, जो कि हम जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो कि हम पढ़ रहे हैं। टॉपिक जो हमारा चल रहा है, मेन टॉपिक जो चल रहा है वो क्या है, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो कहाँ पर होती है, तो इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है, इसी हरित लवक के अंदर होती है, जिसकी वजह से हम इसे प्रकाश संश्लेषण का स्थल या प्रकाश संश्लेषण का उपकरण मानते हैं। तो आज की इस क्लास में हम क्लोरोप्लास्ट को डिटेल में स्टडी करेंगे। क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक को हम बहुत डीप तक स्टडी करेंगे, उसकी आकारिकी के बारे में पढ़ेंगे, क्लोरोप्लास्ट के अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे हम, और उसके रासायनिक संगठन के बारे में इस क्लास में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है क्लोरोप्लास्ट। साइट ऑफ
प्लेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो हमारा टॉपिक आज का ये है, लेकिन हम सबसे पहले हरित लवक के बारे में आज जानकारी लेंगे कि वास्तव में ये हरित लवक क्या है क्लोरोप्लास्ट। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए इसके इतिहास के बारे में कि ये जो शब्द हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट है ये किसके द्वारा दिया गया था। तो ये एक साइंटिस्ट शिम्पर थे। शिम्पर ने 1883 में यह शब्द हरित लवक प्रस्तुत किया था। क्लोरोप्लास्ट ये जो शब्द है वो शिम्पर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1883 में प्रस्तुत किया था, और तब से अभी तक हम इसी शब्द को मान रहे हैं, इसी शब्द का जिसका नाम परिवर्तन नहीं हुआ है उसके बाद में। तो शिम्पर के द्वारा प्रदत्त यह शब्द आज भी प्रचलन में है, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। कोशिकांग, ये जो कोशिकांग हैं क्लोरोप्लास्ट, ये प्रकाश संश्लेषण के स्थल माने जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है जो इसी के अंदर होती है, और बहुत से सारे साइंटिस्ट इसे मानते हैं प्रकाश संश्लेषण का उपकरण या प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस एपरेटस मानते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसी उपकरण के अंदर, इसी स्थल पर होती है। ओके, अब सबसे बड़े कोशिकांग कहा जाते हैं, क्योंकि अगर आप एक कोशिका या पादप कोशिका के अंदर देखोगे, पादप कोशिका में भी अगर हम देखें प्लांट्स की लीफ की जो मीजोफिल होती है, उस मीजोफिल की कोशिकाओं यानी मीजोफिल यानी पर्णमध्योतक की जो कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर जनरली ये देखने को मिलते हैं। तो अगर आप इन मीजोफिल सेल को देखोगे तो मीजोफिल यानी पर्णमध्योतक कोशिकाओं के अंदर ये कोशिकांग देखने को मिलते हैं जनरली। तो आप देखोगे कि ये कोशिका के अंदर केंद्रक के बाद सबसे बड़ी संरचना के रूप में देखने को मिलते हैं। मतलब हम जानते हैं कि किसी भी कोशिका के अंदर सबसे बड़ा अंगक क्या है, तो केंद्रक है। लेकिन केंद्रक के जस्ट बाद, या अगर हम कोशिकांगों की बात करें तो सभी कोशिकांगों में से सबसे बड़ा कोशिकांग है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उन सब में अगर हम देखें तो सबसे बड़ा क्लोरोप्लास्ट ही ऑर्गेनेल है, या यह सबसे बड़ा कोशिकांग है जो कि पर्णमध्योतक कोशिकाओं के कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। एक क्लोरोप्लास्ट अगर हम देखते हैं तो इसका व्यास लगभग 4 से 8 माइक्रोन तक होता है। बहुत सी जगह पे 4 से 10 माइक्रोन भी लिखा हुआ है इसकी व्यास की बात करें तो, और मोटाई अगर हम देखें तो 1 to 3 माइक्रोन इसकी मोटाई होती है एक क्लोरोप्लास्ट की। ओके, अब ये क्लोरोप्लास्ट वास्तव में बनते कैसे हैं या इनकी उत्पत्ति किससे हुई है अगर हम जानें तो, जब एम्ब्रियो या भ्रूण जो होता है, भ्रूण के अंदर सबसे पहले ये प्रोप्लास्टिड्स के रूप में पाए जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि इनका विकास प्रोप्लास्टिड से होता है। जो बीज के अंकुरण के बाद, यानी जब बीज अंकुरित हो जाता है तो अंकुरण के बाद जब तना व पत्तियों का निर्माण होता है तो तना व पत्तियों में ये जो प्रोप्लास्टिड होते हैं ये क्या बनाते हैं, क्लोरोप्लास्ट बनाते हैं। जबकि अगर रूट की हम बात करें तो रूट्स में ये ल्यूकोप्लास्ट, या अदर प्लांट्स के अदर पार्ट्स में हम बात करें तो ये क्रोमोप्लास्ट के रूप में काम करते हैं। तो अगर फाइनली देखें, हम जनरली देखें तो हमारा जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्लोरोप्लास्ट ही क्या होता है या किससे डेवलप होता है, क्लोरोप्लास्ट किसकी उत्पत्ति या विकास किससे होता है, तो प्रोप्लास्टिड से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। प्रोप्लास्टिड से क्लोरोप्लास्ट की उत्पत्ति मानी जाती है। ओके, अब हम बात करते हैं ये जो हरित लवक है, ये हरित लवक की आकारिकी के बारे में। तो आकारिकी के बारे में हम देखें तो आकारिकी को हम समझने के लिए इसे 3 से 4 शीर्षकों में बांट देते हैं। सबसे पहले आकार, साइज, फिर आकृति, शेप, और फिर नंबर या संख्या। तो सबसे पहले हम बात करें आकार की, तो हरित लवक जो होता है ये जनरली उच्च वर्गीय पादपों में तो थोड़ी बड़े आकार का होता है, लेकिन शैवालों में ये छोटे आकार के होते हैं। क्योंकि मैंने बताया था आपको, या सॉरी बताना भूल गया था मैं, कि हरित लवक जो होता है ये केवल पादप कोशिकाओं में और शैवाल कोशिकाओं के अंदर ही देखने को मिलता है, बाकी और सभी कोशिकाओं के अंदर इनकी अनुपस्थिति होती है, ये उपस्थित नहीं होते हैं। तो पादप कोशिकाओं के अंदर भी, उच्च वर्गीय पादप और शैवालों के अंदर हमको देखने को मिलता है ये। ओके, फिर अगर आकार की हम बात करें तो उच्च वर्गीय पादप यानी बड़े पादपों में इनका आकार बड़ा होता है अपेक्षाकृत शैवालों से। फिर अगर देखें हम उच्च वर्गीय पादपों में भी जो पादप छायादार स्थलों पर उगते हैं, यानी जहाँ पर शेडो प्लेसेस पे, यानी जहाँ पर छाया है, उन छाया में उगने वाले पादपों के अंदर इनका आकार बड़ा होता है, जबकि प्रकाश या तीव्र प्रकाश या
प्रकाश की उपस्थिति में उगने वाले पादपों के अंदर इन क्लोरोप्लास्ट का साइज जो होता है या हरित लवकों का जो आकार होता है वो छोटा होता है। ओके, फिर दूसरी बात करते हैं हम, दूसरा जो पॉइंट है हमारा शेप या आकृति आकारिकी के अंतर्गत, वो है उच्च वर्गीय पादपों में ये अंडाकार, गोलाकार, दीर्घवृत्ताकार या उभयोत्तल हो सकते हैं। उभयोत्तल का मतलब होता है, या अंडाकार का मतलब तो हम जानते ही हैं, दीर्घवृत्ताकार भी यही हो गया, अंडाकार हो सकता है या गोलाकार हो सकता है, या फिर ये उभयोत्तल, मतलब ये कुछ इस तरह से, जैसे लेंस देखा हमने बाई कॉन्वेक्स लेंस, ये उभयोत्तल, तो दोनों साइड्स इसकी उत्तल होती है, तो उसे हम कहते हैं उभयोत्तल। तो इस तरह की शेप में देखने को मिलते हैं जनरली। ओके, आप देख सकते हो, मैं डायग्राम पे जाना चाहूँगा। आप देख सकते हो यहाँ पर एक लीफ का जो मीजोफिल है, पार्ट ऑफ सेक्शन ऑफ लीफ शोइंग क्लोरोप्लास्ट, लीफ के अंदर मीजोफिल सेल को आप देख पा रहे हो, और ये मीजोफिल सेल के अंदर आप यहाँ पर ये एक सेल है, इस सेल के अंदर ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सभी क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट है। ये क्लोरोप्लास्ट इस तरह से मीजोफिल यानी पर्ण मध्योतक कोशिकाओं के अंदर उपस्थित होते हैं, जो कि पत्तियों के अंदर देखने को मिलते हैं। पत्तियों के अंदर मीजोफिल या पर्ण मध्योतक में ये उपस्थित रहते हैं। ओके, फिर ये आप देख सकते हो यहाँ पर इनका आकार किस तरह का होता है। यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये उभयोत्तल आकार का ये क्लोरोप्लास्ट है, इस डायग्राम के अंदर क्लियर दिखाई दे रहा है आपको। तो जनरली इनका आकार कैसा होता है, तो उच्च वर्गीय पादपों में अंडाकार, गोलाकार, दीर्घवृत्ताकार या उभयोत्तल हो सकता है। लेकिन शैवालों की अगर हम बात करें तो इनके अंदर, शैवालों में इसके आकार में, आकृति में काफ़ी विविधता पाई जाती है। शेप के अंदर काफ़ी डिफ्रेंशिएशन या डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, काफ़ी विविधता पाई जाती है। अगर हम शैवालों में क्लेमाइडोमोनास का एग्जांपल लें, तो क्लेमाइडोमोनास के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कप शेप होता है, यानी कप के आकार, प्याले के आकार का इस तरह से कप शेप क्लोरोप्लास्ट होता है। ओके, उसी तरह से यूलोथ्रिक्स के अंदर अगर हम देखें तो गर्डी शेप या घोड़े की नाल के आकार का होता है। क्लोरेला के अंदर ये घंटाकार होता है। स्पाइरोगायरा के अंदर ये स्पाइरल शेप यानी स्प्रिंग के जैसा इस तरह से स्पाइरल होता है। इस तरह से जिग्नीमा के अंदर आप देखोगे तो जिग्नीमा के अंदर ये ताराकार इस तरह से स्टार शेप में होता है, बहुभुजा का तारा शेप होता है। तो इस तरह से शैवालों के अंदर इसकी आकृति में काफ़ी विविधता पाई जाती है, शेप में काफ़ी डिफ्रेंशिएशन होता है, या हम कह सकते हैं कि अलग अलग तरह की शेप्स देखने को मिलती है। ओके, फिर हम बात करते हैं फाइनली इसके नंबर की। तो हरित लवक की संख्या एक कोशिका के अंदर कितनी होती है। ओके, तो उच्च वर्गीय पादप के अंदर अगर हम देखें तो उच्च वर्गीय पादपों में जो कोशिकाएं होती हैं हरे रंग की, उन कोशिकाओं के अंदर इनकी संख्या लगभग 20 to 40, कितनी, 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट्स पर सेल। हर एक कोशिका के अंदर 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। इसमें उच्च वर्गीय पादपों के अंदर इनकी संख्या ये होती है। ओके, लेकिन अगर हम एल्गी की बात करें तो एल्गी के अंदर ये संख्या जो होती है वो जनरली 1 होती है। मतलब एक सिंगल सेल के अंदर या तो सिंगल क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है, जनरली एक सेल के अंदर एक क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। लेकिन कुछ वादों के रूप में अगर हम देखें तो अगर आप जिग्नीमा की बात करें तो जिग्नीमा जिसमें स्टार शेप क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इसमें एक सेल के अंदर इनकी संख्या 2 हो सकती है। कि उसी तरह से स्पाइरोगायरा की हम बात करें तो स्पाइरोगायरा जिसमें क्लोरोप्लास्ट स्प्रिंग शेप में होता है या स्पाइरल शेप में होता है, यहाँ पर 1 से 14 की संख्या में ये स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट एक सेल के अंदर देखने को मिलते हैं। 1 to 14 पर सेल क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं, यहाँ तो हमने देखा कि ये क्लोरोप्लास्ट की बाह्य आकारी की, लेकिन अगर हम देखें इसकी रासायनिक संरचना क्या होती है, रासायनिक संगठन की अगर हम बात करें कि ये किन किन रासायनिक पदार्थों से ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो मिलकर बना हुआ होता है, तो एक परिपक्व क्लोरोप्लास्ट का रासायनिक संगठन जो होता है वो उसकी शुष्क भाग के आधार पर अगर देखें हम, तो यहाँ पर एक परिपक्व क्लोरोप्लास्ट जो है वो किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो रासायनिक दृष्टि से देखें तो इसमें अधिकांश भाग प्रोटीन होता है। क्या होता है, या केमिकल कंपोजिशन ऑफ
क्लोरोप्लास्ट। ओके, प्रोटीन कितना होता है? तो लगभग 40 से 50% तो इनके अंदर प्रोटीन होता है। प्रोटीन में भी प्रमुख रूप से क्विनोज प्रोटीन होते हैं, टेकोफेरल होते हैं, फ्लेविन्स होते हैं, लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। ये प्रमुख रूप से पाए जाने वाले प्रोटीन है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लाइकोप्रोटीन, क्विनोन्स, टेकोफेरल, फ्लेविन्स, ये प्रोटीन जनरली 40 से 50% भाग बनाते हैं क्लोरोप्लास्ट का। ओके, फिर हम बात करते हैं लिपिड या लिपिड। तो यहाँ पर लगभग 25 से 30% फॉस्फोलिपिड पाए जाते हैं, फॉस्फोलिपिड, जिसमें प्रमुख रूप से फास्फोटाइडल, ग्लिसरॉल, फास्फोटाइडिक और इनोसिटॉल जैसे लिपिड्स इनके अंदर देखने को मिलते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, फॉस्फोलिपिड 25 to 30%, और इनमें प्रमुख रूप से फास्फोटाइडल, ग्लिसरॉल, फास्फोटाइडिक और इनोसिटॉल जैसे लिपिड्स इनके अंदर देखने को मिलते हैं। फिर है क्लोरोफिल क्या है? तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाने वाला एक पिगमेंट है, जो उसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ आपको कि प्रमुख रूप से 3 तरह के पिगमेंट पाए जाते हैं, जिनमें प्रमुख पिगमेंट अगर कोई है तो वो है लगभग 5 से 10% क्लोरोफिल है, 5 से 10% क्लोरोफिल है। जबकि कैरोटीनॉइड्स की हम बात करें तो कैरोटीनॉइड्स कितना है? 1 to 2% है। कैरोटीनॉइड्स भी 2 तरह के हो सकते हैं, जैसा कि हम पढ़ेंगे। अराउंड 75% ज़ैंथोफिल होते हैं इनमें, और कितना? 75%, 25% कैरोटीन होता है। गाजर के अंदर होता है ना कैरोटीन, 25% और 75% ज़ैंथोफिल प्रोटीन्स कैरोटीनॉइड्स के अंदर पाए जाते हैं। ये अलग अलग तरह के पिगमेंट्स हैं। ये दोनों ही पिगमेंट्स हैं जिसमें हमने देखा क्लोरोफिल प्रमुख पिगमेंट है, जिसकी मात्रा 5 से 10% है। कैरोटीनॉइड्स लगभग 1 से 2% देखने को मिलता है। इसके अलावा इनके अंदर RNA एंड 70S टाइप के राइबोसोम्स, 70S टाइप के राइबोसोम, और ये कितने होते हैं? तो ये लगभग 5% होते हैं। कितने? 5% होते हैं शुष्क भार का। और फिर हम बात करते हैं DNA, एंजाइम और कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, कुछ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। ये अंश मात्र होते हैं, मतलब बहुत कम मात्रा में DNA, एंजाइम और इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। DNA, एक वर्तुल DNA पाया जाता है, और इस DNA की उपस्थिति के कारण क्या कहते हैं, इस कोशिकांग को हम क्या मानते हैं? अर्धस्वायत्त अंगक कहते हैं। मतलब ये DNA की उपस्थिति में अपने आवश्यक प्रोटीनों का निर्माण स्वयं कर लेता है, और इस वजह से, क्योंकि सभी प्रोटीन नहीं बना पाता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स ये खुद तैयार कर लेता है, जिसकी वजह से इसको कोशिका का ऑटोनोमस या सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल या अर्धस्वायत्त अंगक कहा जाता है। ओके, फिर एंजाइमों की हम बात करें तो एंजाइम, इनके अंदर कौन कौन से एंजाइम देखने को मिलते हैं? तो इनमें DNA पॉलीमरेज, RNA पॉलीमरेज और प्रकाश संश्लेषण से संबंधित जो एंजाइम जो होते हैं वो इनके अंदर जनरली पाए जाते हैं, और ये भी अंश मात्र में होते हैं। और फाइनली अगर हम देखें इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, तो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स में आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, मैंगनीज, ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि इनके अंदर देखने को मिलते हैं इनऑर्गेनिक फॉर्म में। तो ये तो हो गया उसका केमिकल कंपोजिशन, किसका? क्लोरोप्लास्ट का केमिकल कंपोजिशन के बारे में बात हो गई। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं केमिकल कंपोजिशन के बाद में हम बात करते हैं इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में। अल्ट्रा स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक अल्ट्रा स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब एक क्लोरोप्लास्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर देखा गया
कि क्लोरोप्लास्ट की बाहरी आकारी की तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से उसको स्टडी किया गया तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्रॉस सेक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट देख सकते हो। मैं इसको इरेज कर लेता हूँ और इसको थोड़ा एनलार्ज कर देता हूँ जिससे कि आप इजीली इसे देख पाओगे। ओके, ये 2 डायग्राम दिख रहे हैं आपको यहाँ पर। ये 2 तरह के डायमेंशन से लिया हुआ है, एक तो क्रॉस सेक्शन है और दूसरा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट है। ओके, तो जब आप देखते हो क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर आप देख सकते हो अल्ट्रा स्ट्रक्चर में सबसे बाहर की तरफ ये दोहरी कलाबद्ध कोशिकांग है, मतलब एक तो ये और दूसरी ये, 2 कलाओं से घिरा हुआ ये कोशिकांग है, दोहरी कला से आबद्ध कोशिकांग है, दोहरी कलाबद्ध खोल जिसे हम एनवलप कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट का खोल या आवरण या एनवलप कहते हैं। ओके, ये जो मेम्ब्रेन होती है वो प्रत्येक मेम्ब्रेन लगभग 50 से 50 to 80 एंगस्टन मोटी होती है और ये प्रत्येक मेम्ब्रेन जो है वो रॉबर्टसन की इकाई कला प्रारूप को प्रदर्शित करती है, या हम कह सकते हैं कि इसकी संरचना इकाई कला यानी यूनिट मेम्ब्रेन को शो करती है, जिसमें लिपिड की एक बाइलेयर जो होती है वो प्रोटीन की 2 परतों के बीच में एम्बेडेड होती है, 2 परतों के बीच में धसी हुई रहती है, या हम कह सकते हैं फिक्स होती है। तो इसे यूनिट मेम्ब्रेन कहते हैं, रॉबर्टसन ने प्रस्तुत किया था इसे। ओके, दोनों कलाओं के बीच में अगर आप देखोगे तो ये लिपिड, ये प्रोटीन की बाइलेयर है और बीच में यहाँ पर ये जो भाग दिखाई दे रहा है ये लिपिड से बना हुआ होता है और इसको यूनिट मेम्ब्रेन कहा जाता है। ओके, अब दोनों कलाओं के बीच में, मतलब ये 2 मेम्ब्रेन्स है, इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच का जो स्पेस दिखाई दे रहा है आपको, ये स्पेस कितना होता है, अराउंड 100 एंगस्टन मोटा होता है, 80 to 100 एंगस्टन मोटा होता है। यानी ये जो स्पेस दिखाई दे रहा है हमको यहाँ पर से यहाँ तक का ये जो स्पेस है ये कितना है, 80 से 100 एंगस्टन चौड़ा होता है और ये पेरिप्लास्टिडियल स्पेस या जिसे हम कहते हैं परिकला अवकाश कहलाता है। क्या है, पेरिप्लास्टिडियल स्पेस या परिकला अवकाश कहलाता है। ठीक, इसके अंदर जनरली एक फ्लूइड भरा होता है जिसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम की, जो कि ये प्रकाश ग्राही ऑर्गन है और इसको प्रकाश की तीव्रता में सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। ओके, बहुत सारी बुक्स में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये परिकला अवकाश है। परिकला अवकाश यानी डबल मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है जिसे हम पेरिप्लास्टिडियल स्पेस कहते हैं। दोनों कलाओं के भीतर की तरफ, मतलब ये जो भाग दिखाई दे रहा है आपको, ये हमारा ये जो भाग है ये 2 भागों में विभेदित रहता है। ये पूरा भाग ये 2 भागों में विभेदित रहता है जिसे हम कहते हैं एक तो स्ट्रोमा और दूसरा ग्रेना। क्या है, स्ट्रोमा और ग्रेना। और ये प्रकाश संश्लेषण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया जो होती है वो इन्हीं के अंदर होती है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है, एक तो प्रकाशिकी अभिक्रिया जिसे हम कहते हैं लाइट रिएक्शन और दूसरी डार्क रिएक्शन जिसे हम अप्रकाशिकी अभिक्रिया कहते हैं। वो दोनों ही अभिक्रियाएँ जो होती हैं वो इसी भाग में होती है, स्ट्रोमा के अंदर, यानी अंदर का ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स को स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा के अंदर प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिकी अभिक्रिया संपन्न होती है, जबकि यहाँ पर ही ग्रेना प्रेजेंट होते हैं। ये जो ग्रेना है, इन ग्रेना, ये जो पट्टिकाएँ दिखाई दे रही हैं आपको, इन पट्टिकाओं को हम ग्रेना कहते हैं और इन ग्रेना के ऊपर प्रकाश संश्लेषण की लाइट रिएक्शन या प्रकाशिकी अभिक्रिया संपन्न होती है। तो स्ट्रोमा, मैं रिपीट कर दूं, क्लोरोप्लास्ट का मैट्रिक्स है और ये हेट्रोजीनियस या विषमांगी प्रोटीन युक्त तरल पदार्थ है जिसमें राइबोसोम 70s टाइप के राइबोसोम्स होते हैं, डीएनए वर्तुल प्रकार का एक अणु पाया जाता है, आरएनए अणु पाए जाते हैं, ओस्मोफिलिक कणिकाएँ जिन्हें हम प्लास्टोग्लोब्यूली कहते हैं, ये भी इनके अंदर देखने को मिलती है। ये प्लास्टोग्लोब्यूली क्या है, तो ये तेल बूंदों को संचित किए हुए रहती हैं। प्लास्टोग्लोब्यूली कणिकाएँ हैं छोटी छोटी जो कि ओस्मोफिलिक है, ओस्मोरागी है और इनके अंदर तेल बूंदें संचित रहती हैं जिसे हम प्लास्टोग्लोब्यूली कहते हैं। ओके, स्ट्रोमा में पट्टिकाएँ पाई जाती हैं और ये पट्टिकाएँ स्ट्रोमा के अंदर, ये जो दिख रही है आपको लंबी पट्टिकाएँ जो दिखाई दे रही है, मैं इससे थोड़ा
अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पर आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हो। ओके, ये जो दिखाई दे रही है आपको, ये जो पटलिकाएँ जिसे हम कहते हैं यहाँ पर, ये जो पटलिकाएँ हैं, ये पटलिकाएँ जो कहलाती हैं, इन्हें हम कहते हैं स्ट्रोमा पटलिकाएँ। क्या कहते हैं इनको? स्ट्रोमा। वास्तव में बहुत सारी बुक्स के अंदर आपको दिया हुआ होगा कि ये एक तरह का ग्रेना ही है, यानी दो तरह की ग्रेना पाई जाती है, एक तो लंबी ग्रेना होती है और एक छोटी ग्रेना होती है। तो ये लंबी ग्रेना पटलिकाएँ हैं और ये ग्रेना पटलिकाएँ जिन्हें हम स्ट्रोमा पटलिकाएँ भी कहते हैं, फ्रैट चैनल भी कहते हैं या इंटरग्रेना भी कहते हैं। क्यों इंटरग्रेना कहते हैं तो हम देखेंगे क्यों कहते हैं, इसको आगे बढ़ेंगे हम जब। तो ये स्ट्रोमा पट्टिकाएँ फ्रैट चैनल या इंटरग्रेनम के नाम से जानी जाती है। स्ट्रोमा में प्रकाश संश्लेषण की जो डार्क रिएक्शन होती है वो क्रिया यहीं पर संपन्न होती है। ये जो भाग दिखाई दे रहा है आपको डॉट डॉट डॉट, इस स्ट्रोमा रीजन या मैट्रिक्स के अंदर ही प्रकाश संश्लेषण की डार्क रिएक्शन या अप्रकाशी की अभिक्रिया संपन्न होती है। मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। और ये जो स्ट्रोमा है उसमें इनके अलावा ये जो आपको लेमिनास दिखाई दे रही है, इन्हें कहते हैं ग्रेना। क्या कहते हैं इनको? ग्रेना। ये एक को हम ग्रेनम कहेंगे, सिंगुलर ग्रेनम है, और एक से अधिक ग्रेना जनरली एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखने को मिलते हैं, तो उसे हम ग्रेना कहते हैं। जबकि एक सिंगुलर है, एक सिंगल है, तो उसे हम ग्रेनम शब्द का प्रयोग करते हैं वहाँ पर। तो अब नेक्स्ट हमारा जो पोर्शन है स्ट्रोमा के बाद में वो है ग्रेना। ग्रेना क्लोरोप्लास्ट का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशी की अभिक्रिया जो है वो इस भाग पर होती है। ये जो पटलिकाएँ दिखाई दे रही हैं आपको, ये क्या है? ग्रेना है। ओके, और ये प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशी की अभिक्रिया के संपन्न हेतु स्थान प्रदान करती है। प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट में लगभग एक क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो 40 से 60 ग्रेनम होते हैं। कितने? 40 to 60 ग्रेनम। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। मैं ये गिन के बता रहा हूँ आपको। इस तरह से लगभग एक क्लोरोप्लास्ट में 40 से 60 ग्रेनम होते हैं। प्रत्येक ग्रेनम जो होता है वो लगभग 10 से 100 ग्रेनम पटलिकाओं से मिलकर बना होता है। कितनी? 10 से 100 ग्रेनम पटलिकाओं से मिलके बना होता है। और ये जो ग्रेनम पटलिकाएँ दिखाई दे रही है आपको, ये पटलिकाएँ कितनी होती हैं? लगभग 10 से 100 होती है। और ये पटलिकाएँ अगर आप देखोगे तो ये एक सिक्के के ढेर के समान, जैसा कि मैं आपको अगले डायग्राम में दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हो इस डायग्राम के अंदर, मैं इसको एनलार्ज कर देता हूँ ताकि आप आराम से देख पाओ। ओके, आप देखिए यहाँ पर एक के ऊपर एक सिक्के के ढेर जमे हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। कॉइन्स का हीप दिखाई दे रहा है। ये वास्तव में क्या है? ये ग्रेनम, पूरा मिला के ग्रेनम कहलाएगा। और ये ग्रेनम जो है वो एक यूनिट की अगर हम बात करें, बहुत सारी पटलिकाओं के इस तरह से अरेंज होने से बना हुआ होता है। और ये जो पटलिकाएँ हैं इन्हें हम थाइलोकॉइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? थाइलोकॉइड्स कहते हैं। ये थाइलोकॉइड्स दिखाई दे रहे हैं आपको। ये थाइलोकॉइड्स एक के ऊपर इस तरह से विन्यासित होते हैं जैसे कि सिक्के के ढेर को हम देखते हैं और दिखाई देता है। तो इस तरह से ये थाइलोकॉइड्स जो होते हैं ये ग्रेना का निर्माण करते हैं, ग्रेनम का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे ग्रेनम मिलकर ग्रेना बनाते हैं। तो प्रत्येक ग्रेनम जो है वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो, प्रत्येक ग्रेनम इंटरग्रेनम द्वारा दूसरे ग्रेनम से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है आपको। ये जो भाग दिखाई दे रहा है ये फ्रैट चैनल है। ये क्या है? फ्रैट चैनल है, जिससे कि एक ग्रेना दूसरे ग्रेना से कनेक्टेड होता है। ये दिखाई दे रहा है आपको। और ये एक ग्रेना को दूसरे ग्रेना से कनेक्ट करने वाली यूनिट्स होती है, जिसे हम इंटरग्रेनम या फ्रैट चैनल कहते हैं। क्यों इंटरग्रेनम कहते हैं? क्योंकि दो ग्रेनम को जोड़ने वाली जो स्ट्रक्चर होती है उसको हम क्या कहते हैं? इंटरग्रेनम कहते हैं। मैंने बताया था उस समय कि इसको इंटरग्रेनम क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये दो ग्रेनम को आपस में जोड़ता है। ओके, और इसको फ्रैट चैनल भी कहते हैं और स्ट्रोमा लेमिला भी कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब प्रत्येक थाइलोकॉइड जो होता है वो दो कलाओं से बना हुआ होता है। अगर आप नेक्स्ट डायग्राम के अंदर देखेंगे, यहाँ पर ये प्रत्येक थाइलोकॉइड है। ये प्रत्येक थाइलोकॉइड दो मेम्ब्रेन से मिलकर बना हुआ दिखाई दे रहा स्ट्रक्चर है आपको। प्रत्येक थाइलोकॉइड दो कलाओं से बनी हुई संरचना होती है, जिनके मध्य ये जो भाग है यहाँ पर एक गुहा पाई जाती है, ल्यूमेन जिसे हम कहते हैं, गुहा या ल्यूमेन कहलाती है। और
ग्रेना के ये जो थाइलोकॉइड्स की भीतरी सतह होती है, यानी अंदर की तरफ आप देख सकते हो, इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो कि अनेक दानेदार संरचनाएं दिखाई दे रही है आपको। ये अनेक दानेदार संरचनाएं कहाँ पर? ये ग्रेना की भीतरी सतह पर है। और इन दानेदार संरचनाओं को हम क्वांटोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटोसोम कहते हैं। एक क्वांटोसोम जो होता है, प्रत्येक क्वांटोसोम की अगर हम बात करें तो हमेशा क्वांटोसोम एकल कलाबद्ध कोशिका अंगक है, या हम कह सकते हैं क्वांटोसोम एकल कला से बद्ध होता है, या एक सिंगल मेम्ब्रेन से लेयर्ड होता है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है। और इस मेम्ब्रेन, ये स्ट्रक्चर के अंदर ये क्वांटोसोम जो होता है, इस क्वांटोसोम के अंदर आप देख सकते हो ये जो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही है, ये क्या है? ये पिगमेंट्स हैं। क्या है? वर्णक है। और यही पिगमेंट्स जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश का अवशोषण करते हैं। अब यहाँ पर ये जो पिगमेंट्स हैं वो किस तरह के पिगमेंट्स हैं, कौन कौन सी पिगमेंट्स हैं? तो मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर तीन तरह के पिगमेंट्स देखने को मिलते हैं, क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड्स और फाइकोबिलिन्स। जिसमें क्लोरोफिल के जो पिगमेंट्स हैं वो लगभग ज़्यादा होते हैं, 230 क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं। कितने? 230। और इन 230 में अगर हम देखें तो लगभग 160 क्लोरोफिल ए होते हैं और 70 क्लोरोफिल बी के मॉलिक्यूल्स होते हैं। इस तरह से 230 मॉलिक्यूल क्लोरोफिल के होते हैं और लगभग 48 से 50 मॉलिक्यूल जो होते हैं वो किसके होते हैं? कैरोटिनॉइड्स के होते हैं। कैरोटिनॉइड्स जिसमें ज़ैंथोफिल भी हो सकते हैं और कैरोटीन भी हो सकते हैं। तो ये लगभग, और ये जो पिगमेंट्स हैं इन्हें एसेसरी पिगमेंट्स कहते हैं, जबकि ये हमारे मेन पिगमेंट्स है क्लोरोफिल। ओके, अब ये सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करते हैं। अवशोषण करने के बाद में ये प्रकाशिकी अभिक्रिया को संपन्न करते हैं। तो प्रकाशिकी अभिक्रिया जो होती है वो वास्तव में कहाँ पर संपन्न होती है? तो ये इसी भाग पर संपन्न होती है। और इस वजह से क्वांटोसोम को प्रकाश संश्लेषण की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई के रूप में जाना जाता है। क्वांटोसोम इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, तो इस तरह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जो उपकरण भाग लेता है, या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जिस उपकरण में संपन्न होती है, वो क्रिया यहाँ पर हमने देखी। उस उपकरण के बारे में डिटेल में स्टडी की। हम अगली क्लास में वर्णकों के बारे में पढ़ेंगे और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।